हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है द कॉन्सेप्ट रूम में। हम लक्ष्मीकांत का जो सीरीज स्टार्ट किए थे, हम उसको आज चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लक्ष्मीकांत का आप कोई भी एडिशन खोल के सिर्फ मेरे वॉइस को सुनते जाइए। मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको पूरा लक्ष्मीकांत का एक एक लाइन को अच्छे से समझाऊंगा, वो भी स्टोरी फॉर्मेट में, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। सो हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 है द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या 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 कॉन्सेप्ट है, उसको हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है। देखो, पहले तो मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन वर्ड का है, जिसको कहते हैं कॉन्स्टीरी से आया है। ठीक है, कॉन्स्टीरी से आया है, जिसका मतलब होता है इस्टेब्लिश करना या सेटअप करना। मतलब कुछ ऐसा बनाना जो किसी सिस्टम या गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस्टेब्लिशमेंट करना। कॉन्स्टिट्यूरी मतलब इस्टेब्लिश करना या सेटअप करना, मतलब कुछ ऐसा जो बनाना, किसी सिस्टम को या गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना। आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक सेट ऑफ द रूल्स और प्रिंसिपल, यानी नियम और सिद्धांत को बताया जाता है। समझ में आया? देखो, ये रूल ऑफ द सेट और प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि सेट ऑफ रूल और प्रिंसिपल जो नियम और सिद्धांत को बताता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कैसे ऑर्गेनाइज है, कैसे काम करती है, और गवर्नमेंट और लोगों के बीच का रिलेशनशिप का कैसा है। देखो, ये गवर्नमेंट हो गया और ये मतलब सिटीजन्स, ये सिटीजन्स हो गए, तो कैसे उनके बीच का रिलेशन है, यही बात बात करता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि कैसे उनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, अब इसको क्या किए हैं, बहुत सारे लोग ने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का नेम, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी है। क्या क्या नाम है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, यानी देश का मूल कानून है, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। इसको सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट कहते हैं। स्टेट मतलब यहाँ पे कंट्री होता है। ठीक है, तो सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट यानी राज्य का सबसे बड़ा कानून है ये। ठीक है, बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये रूल ऑफ द स्टेट है, यानी राज्य का नियम। रूल ऑफ द स्टेट का क्या क्या रूल होगा वो है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी है, पॉलिटी का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कंट्री, यानी देश का सर्वोपरि नियम है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर का नियम ये है, सर्वोपरि नियम है। तो इसको ये डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सबका मतलब एक ही, कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहे हैं। अब देखो, कुछ पॉलिटिकल थिंकर का डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कैसे डिफाइन किया गया है। जैसे गिलक्रिस्ट के मुताबिक क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द रूल्स लॉ विच डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट and the distribution of the power to various organ of the government and the general principle on which the power are exercised। ये गिलक्रिस्ट का कहने का मतलब है। ये गिलक्रिस्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, एक मिनट, हाँ, एक मिनट जस्ट। देखो, इसको इंग्लिश में कैसे करते हैं। देखो, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सेट ऑफ द रूल है जो बताता है गवर्नमेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। अलग अलग ऑर्गन जो हैं, जैसे लेजिस्लेचर हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गई, जुडिशरी हो गई। ये ना, देखो, ये लेजिस्लेचर हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, जुडिशरी के बीच में पावर कैसे डिवाइडेड है, ये भी बताता है। और ये पावर कैसे यूज़ जानी चाहिए, कैसे यूज़ की जानी चाहिए, कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे। जैसे लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, कानून बनाता है। ये एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कानून को इम्प्लीमेंट करता है। जब भी एग्जीक्यूटिव की बात आए ना, तो समझ जाओ गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? जो गवर्नमेंट जीती हुई है गवर्नमेंट। मतलब जैसे जैसे ये होता है ना कि, एक मिनट, हाँ, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट कौन है, बीजेपी, तो ये बीजेपी होगी, या कांग्रेस। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब वही हो गया। जुडिशरी मतलब सबको समझता है। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट हो गया। यहाँ पे सारे एमपी और एमएलए जो भी रहते हैं, ये हो गया लेजिस्लेचर। ठीक है, इनका काम है कानून बनाना। अब सारे एमपी तो जीते थोड़ी ना रहते हैं। जैसे राहुल गांधी थोड़ी ना गवर्नमेंट में अभी बीजेपी मतलब जीता हुआ है। गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट तो बीजेपी की है, तो बीजेपी वाले एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे। ठीक है, बीजेपी वाले एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे। वही यहाँ पे कहता है ये कि बीजेपी मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इनके बीच में कैसे काम डिवाइड हुआ है। ठीक है, एक मिनट, हाँ। हाँ, तो ये बता रहा है कि सेट ऑफ द रूल है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में कैसे पावर डिवाइड होती है और कौन से पावर को कैसे की जानी चाहिए, वही बताता है। जैसे यहाँ पे गिटचिल के मुताबिक क्या कहते हैं, द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ द स्टेट आर कॉल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिलेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल ओवर हुम इट्स स्टेटरी इज एक्सरसाइज। यहाँ पे गिलक्रिस्ट क्या कहते हैं, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन वो बेसिक प्रिंसिपल बताता है, जैसे स्टेट यानी देश का स्ट्रक्चर डिसाइड कैसे होता है। ठीक है, पावर किस ऑर्गन के पास होगी ये फिक्स होता है। गवर्नमेंट अपने पावर कैसे यूज़ करेगी, और गवर्नमेंट और लोगों के बीच का रिलेशन क्या होगा, यानी अथॉरिटी किस पर कितनी होगी। ठीक है, ये बताता है।
जैसे केसी वियर के मुताबिक क्या बताता है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द होल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, द कलेक्शन ऑफ द रूल्स विच एस्टैब्लिश एंड रेगुलेट और गवर्न द गवर्नमेंट। मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश के गवर्नमेंट सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। ये एक कलेक्शन ऑफ द रूल्स है जो गवर्नमेंट को स्टैब्लिश और रेगुलेट करता है। मतलब ये बताता है गवर्नमेंट बनाना और पूरा प्रोसेस, उसका काम करने का नियम ये पूरा बताता है। वार्डे और फिलिप्स के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट हैविंग अ स्पेशल लीगल सेंटिटी विच सेट आउट ऑफ द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड डिक्लेयर द प्रिंसिपल गवर्निंग द ऑपरेशन ऑफ दोज ऑर्गन। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका स्पेशल लीगल स्टेटस होता है। इसमें लिखा होता है गवर्नमेंट का मेन ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का फ्रेमवर्क क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थिंकर अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसका काम क्या होगा, यानी प्रिंसिपल फंक्शन क्या होगा, और ये ऑर्गन कैसे ऑपरेट होंगे, यानी किन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो सिंपल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, देश का मूल कानून है, यानी बेसिक लॉ है। ये बेसिक एक लॉ है। ये बताता है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और लोगों के राइट्स और ड्यूटी। इसका मेन पर्पज है ऑर्डर और जस्टिस मेंटेन करना कंट्री में। हर मॉडर्न नेशन के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 है। ठीक है, अब इसका पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या है। देखो, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज में बोलूंगा। देखो, इलॉर्ड बुलमर क्या कहने का मतलब क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फंक्शन का पर्पज बताए हैं। उनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक देश के पॉलिटिकल और सोशल आइडेंटिटी का फाउंडेशन है। यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना, पॉलिटिकल और सोशल आइडेंटिटी। यहाँ पे इकोनॉमिक आइडेंटिटी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखो, पॉलिटिकल और सोशल आइडेंटिटी की बात हो रही है। ठीक है, इसका फाउंडेशन है। इन्होंने 8 मेन फंक्शन बताए हैं। कि किसने, इलोट बुलमर ने बताया है 8 मेन फंक्शन, जैसे डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्री ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि देश की सीमा यानी बाउंड्री कहाँ तक है, कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है और कौन नहीं। एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बताता है कि इंडिया की टेरिटरी क्या है, स्टेट क्या है, यूनियन टेरिटरी क्या है और देयर बाउंड्री, आर्टिकल 1। देखो, पहले इन्होंने क्या बताया, डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्री। जैसे ये मान लो इंडिया है, तो ये इंडिया की बाउंड्री है, और ये स्टेट है, ये उत्तर प्रदेश है, ये समझ लो केरला है, ये तमिलनाडु है, ये महाराष्ट्र है। तो वहाँ पे ऐसे बताया है कि स्टेट क्या है, यूनियन टेरिटरी क्या है, बाउंड्री उसका क्या क्या है, ये आर्टिकल 1 में बताया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि देश का बाउंड्री क्या है, कहाँ किस पे कौन से सीमा पे कौन सी किसकी मतलब लगता है, वहाँ पे मतलब किसकी कौन सी बाउंड्री पे कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम लगता है। सिंपल वर्ड में डिसाइड करता है हमारा देश कहाँ तक फैला हुआ है और किन किन लोगों पर इसका रूल लगेगा। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर एंड द अथॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि देश किस नेचर का है, यानी डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, कि सेकुलर है, कि रिपब्लिक है। अब ये क्या होता है, इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। अभी सिर्फ समझ जाओ कि नेचर क्या है, डेमोक्रेटिक है कि सोशलिस्ट है कि सेकुलर है कि रिपब्लिक है, और अथॉरिटी किसके पास है, यानी कि पावर किस किस फॉर्म में और किस इंस्टीट्यूशन के पास होगी। एग्जाम्पल, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है कि इंडिया की सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी आर्टिकल 1 और प्रियम्बल में ये चीज़ें लिखा गया है। तो यहाँ पे वही बताता है कि सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इंडिया में जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें इंडिया में अप्लाई होता है। ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 1 में और प्रियम्बल में लिखा गया है। सिंपल वर्ड में ये बताता है कि देश किस प्रिंसिपल पर चल रहा है और उसका पॉलिटिकल पावर का स्ट्रक्चर कैसे होगा। थर्ड पॉइंट क्या बताता है, एक्सप्रेसेस द आइडेंटिटी एंड द वैल्यू ऑफ द नेशनल कम्युनिटी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन देश की पहचान और वैल्यू को दिखाता है। कैसे, जैसे जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, फेटर्निटी हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ये सब बताता है। अब ये सब का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, इसको आगे के वीडियो में डिटेल में कवर किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की ये पहचान होती है, वैल्यू सिस्टम होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, अभी मतलब क्या हो, देखो ये मतलब ये एग्जाम्पल क्या है, जैसे समझो इसका, प्रियम्बल में लिखा है ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये बताता है कि भारत किस आइडियल पर बना है, मतलब इसका जो बेसिक जो वैल्यू सिस्टम है वो क्या है, ये बताता है। यानी सिंपल वर्ड में क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक मिरर है जो बताता है कि एक देश के लोगों की कैसी वैल्यूज से बिलीव करते हैं, यानी देश में जो लोग रह रहे हैं उनमें वो लोग कौन से वैल्यूज पे बिलीव करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बताता है, डिक्लेयर एंड डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट देता है और उन्हें सेफ गार्ड ड्यूटीज भी एक्सपेक्ट करता है। मतलब एक तो पहले नंबर फंडामेंटल राइट देता है। राइट कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है राइट, लेकिन बदले में कुछ सिटीजन जो यहाँ पे रहते हैं ना, उनकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। इसके गवर्नमेंट के लिए या कंट्री के लिए कुछ उनकी ड्यूटी भी हैं। एग्जाम्पल, जैसे फंडामेंटल राइट है, ये गवर्नमेंट देती है लोगों को, आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 to 35। उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सिर्फ एक ही आर्टिकल 51A में है। तो आर्टिकल 51 में ये बताया गया कि कौन कौन सी ड्यूटी लोगों को करनी चाहिए।
ये लोगों को कंट्री के लिए करनी चाहिए। और यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट देती है लोगों को। तो दो चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, ये गवर्नमेंट हो गया और ये सिटीजन हो गया। तो गवर्नमेंट सिटीजन को क्या देगी? राइट देगी, अन्य अधिकार देगी, और सिटीजन क्या देंगे? गवर्नमेंट को ड्यूटी करेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे दोनों का रिलेशन है। सिंपल वर्ड में ये बताता है कि लोगों के पास क्या फ्रीडम है और उन्हें देश के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, देश के लिए मतलब फंडामेंटल ड्यूटी, ये आर्टिकल 51A में बताया गया है। फिफ्थ क्या कहता है पॉइंट? स्टैब्लिश एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कम्युनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट के ऑर्गन जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैसे काम करेंगे। लेजिस्लेचर मतलब मैं आपको बताया ना, लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, मतलब समझ जाओ एमपी और एमएलए जहाँ पे मिलकर सब लॉ बनाते हैं। राहुल गांधी बैठे रहेंगे, नरेंद्र मोदी बैठे रहेंगे, सब लोग बैठे रहेंगे। एग्जीक्यूटिव का मतलब सिर्फ बीजेपी मेंबर, सिंपल भाषा में यहाँ पे बीजेपी के मेंबर सिर्फ रहेंगे और ये डिसाइड करेंगे कैसे कैसे चलाना। ठीक है, और जुडिशरी मतलब सब समझते हैं, तो एग्जीक्यूटिव का जब भी मतलब आएगा, इसका मतलब जो गवर्नमेंट इलेक्टेड है, सिर्फ इतना समझ जाओ सिंपल लैंग्वेज में। और लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ पे सब, राहुल गांधी हो गए, बीजेपी सॉरी मोदी हो गए, ओवैसी हो गए, यहाँ पे सब लोग आ जाएंगे। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव का मतलब जो गवर्नमेंट है, जिसके पास अभी गवर्नमेंट है, वही एग्जीक्यूटिव है, समझ लो सिंपल लैंग्वेज में। तो लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी मतलब लॉ का इंटरप्रिटेशन करता है कि सही लॉ है या नहीं है। सिंपल वर्ड में ये डिसाइड करता है गवर्नमेंट के पार्ट्स कैसे बनेंगे और उनका काम क्या होगा। ठीक है, पार्ट 6 क्या कहता है? डिवाइड और शेयर पावर बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन पावर शेयरिंग सिस्टम डिफाइन करता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का पावर का डिवीजन क्या होगा। मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये उत्तर प्रदेश है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के पावर के बीच में कैसे पावर डिवाइड होगा, वो यहाँ बताता है। यहाँ पे डिवाइड एंड शेयर द पावर बताता है। एग्जाम्पल, इंडिया में ये फेडरल स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, पावर को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में। इसी को फेडरल जब भी समझ वर्ड आए दिमाग में तो समझ जाओ ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। ठीक है, सो फेडरल स्ट्रक्चर के थ्रू। अब ये 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और द कंकरेंट लिस्ट है। अब यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है कि एक लिस्ट है। ठीक है, एक लिस्ट है, उसमें लिस्ट में है कि सेंट्रल किस पे लॉ बना सकता है, और स्टेट लिस्ट है जो ये बताता है कि स्टेट किस पे लॉ बना सकता है। और कंकरेंट एक ऐसा लिस्ट है जिस पे दोनों लोग मिलकर लॉ बनाएंगे। तो सिंपल समझ जाओ, ये यूनियन मतलब यूनियन की ये सब लॉ बनेगा, और स्टेट मतलब स्टेट का लॉ बनेगा। कंकरेंट मतलब दोनों लोग मिलकर लॉ बनाएंगे। ये कहाँ लिखा है? 7th शेड्यूल पे लिखा गया है। तो सिंपल वर्ड में ये बताता है कि किस लेवल के पास किस किस चीज़ें पर डिसीजंस लेने का पावर है। समझ में आया? नहीं तो फिर क्योस क्रिएट हो जाएगा ना कि स्टेट किस पे लॉ बना रहा है, सेंट्रल किस पे लॉ बना रहा है, दोनों मिलकर किधर लॉ बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए सबका अलग अलग चैप्टर बना दिया गया। चैप्टर मतलब ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ये मतलब ये सेंट्रल का सब्जेक्ट है, ये कंकरेंट सब्जेक्ट है। 7th पॉइंट को कहता है डिक्लेयर द ऑफिशियल रिलीजन आइडेंटिटी इफ एनी एंड डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। यहाँ पे देखो कुछ देश अपनी ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर करते हैं, जैसे सऊदी अरबिया में इस्लाम है, जबकि कुछ सेकुलर होते हैं, जैसे इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, बट सऊदी अरबिया में इस्लाम है। तो वहाँ पे ये भी बताता है कि ये डिक्लेयर करता है ऑफिशियल रिलीजन और आइडेंटिटी का, डिफाइन रिलेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, यानी गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल रिलीजन अडॉप्ट नहीं कर सकती, सब धर्मों का सम्मान देखती है, मतलब समान देखती है। सिंपल वर्ड में ये बताता है कि देश में रिलीजन और द गवर्नमेंट के बीच कैसे रिलेशन होगा, गवर्नमेंट और रिलीजन के बीच में रिलेशन कैसे होगा, ये बताता है। 8वां पॉइंट बताता है, देखो, कमिट द स्टेट टू द पर्टिकुलर सोशल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल गोल। कमिट द स्टेट टू द पर्टिकुलर सोशल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल गोल। कॉन्स्टिट्यूशन देश को कुछ सोशल और इकोनॉमिक गोल अचीव करने के लिए कमिट करता है। एग्जाम्पल, इंडिया में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी है, डीपीएसपी जिसको पार्ट 4 में है, में लिखा है स्टेट को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी और वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो देश है ना, जो स्टेट है, कंट्री है, इसको सोशल और इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल के लिए तीनों कैटेगरी में कुछ गोल दिए हैं। वो गोल के लिए तुम काम करो, वो गोल को अचीव करने के लिए काम करो। वो गोल किधर दिया है? वो गोल डीपीएसपी में दिया है, पार्ट 4 में। ये समझ लो, डीपीएसपी पार्ट 4 एक टारगेट दिया गया है। ठीक है, ये टारगेट को अचीव करना ये स्टेट का काम है, यानी गवर्नमेंट का काम है। सिंपल लैंग्वेज में, यानी सिंपल वर्ड में, ये देश को डायरेक्शन देता है कि फ्यूचर में सोसाइटी को किस गोल की तरफ लेके जाना है, यानी गोल को अचीव करना है। तो 8वां पॉइंट का देखो समरी समझते हैं। देखो, फंक्शन क्या है, फिर सिंपल मीनिंग देखो। डिफाइन द बाउंड्री करता है, जैसे आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया में। डिफाइन नेचर एंड अथॉरिटी, यानी किस टाइप की प्रियम्बल, किस टाइप का है देश में प्रियम्बल। ठीक है, फिर एक्सप्रेस वैल्यू है, यानी देश का आइडियल क्या होगा, जैसे प्रियम्बल में लिखा है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी वगैरह। ड्यूटी एंड द राइट, यानी सिटीजन का अधिकार क्या है, ये पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में लिखा है, जैसे ड्यूटी क्या है, राइट क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी गवर्नमेंट का ऑर्गन कैसे काम करेंगे, ये पार्ट 5th एंड 6th में लिखा गया है। पावर शेयरिंग कैसे होगा सेंट्रल और स्टेट के बीच में, ये 7th शेड्यूल में लिखा गया है। रिलीजन और स्टेट का रिलेशन क्या है, सेकुलरिज्म है, रिलीजन और स्टेट का वो क्या रिलेशन क्या है। अब डेवलपमेंटल गोल किधर है, ये सोशल और इकोनॉमिक एम की बात कर रहा है, डीपीएसपी पार्ट 4 में है।
तो ये सब बात किया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वालिटी कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। देखो क्वालिटी मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी गुड कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन तभी सक्सेसफुल होता है जब उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो उसे प्रैक्टिकल समझने लायक और लॉन्ग लास्टिंग बनाती हैं। अगर इन क्वालिटीज़ का ध्यान ना रखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन समझना, फॉलो करना और इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे पॉलिटिकल थिंकर ने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, चलो उन्हें एक करके समझते हैं, एक एक करके। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे क्वालिटी बताई ना, ये क्वालिटी है, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में होनी ही चाहिए। तो कौन कौन सी क्वालिटी है, चलो उसको पढ़ते हैं। एक होता है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिसाइज और शॉर्ट होना चाहिए, मतलब उसमें अननेसेसरी डिटेल नहीं होनी चाहिए। यानी ब्रेविटी यानी तुम डिटेल, प्रिसाइज, सीधा पॉइंट पे बात करो, ऐसा होना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? ज़्यादा लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने और समझने में मुश्किल हो जाता है, एकदम बल्कि हो जाएगा। हर क्लॉज का इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरह से कर सकते हैं, इसीलिए कन्फ्यूजिंग बढ़ेगा। एग्जाम्पल, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 7 आर्टिकल और 27 अमेंडमेंट में लिखा गया है, फिर भी वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है, ठीक है। तो एकदम ब्रेविटी होना चाहिए, शॉर्ट एंड एकदम प्रिसाइज होना चाहिए। तो सिंपल वर्ड में क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्स्ट्रा डिटेल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मेन पॉइंट और प्रैक्टिकल होना चाहिए, एकदम प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा इमेजिनेबल चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्लियरिटी होनी चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज क्लियर और सिंपल होनी चाहिए। अगर उसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड हुई तो लोग और ऑफिसर उसे गलत समझ सकते हैं। क्यों ज़रूरी है? जितना सिंपल लैंग्वेज होगा उतना ही लोग उससे समझ पाएंगे। क्लियरिटी से मिस इंटरप्रिटेशन कम होता है, ठीक है, इसीलिए क्लियरिटी भी होना चाहिए। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जनरली क्लियर लीगल लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि जज और सिटीजन दोनों समझ सकें। समझ में आया? तो क्या होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए। जैसे सिंपल वर्ड में क्या कहूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी बातें सीधी और ईजिली वाली होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक डेफिनिटिज्म होना चाहिए, डेफिनिटिज्म होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन कि हर प्रोविज़न का डेफिनाइट और फिक्स मीनिंग होना चाहिए, एकदम डेफिनाइट होना चाहिए कि डेफिनेटली इसकी मीनिंग यही है। अगर मीनिंग एम्बिगुइश यानी दोहरा या अनक्लियर मीनिंग हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डेफिनेटिव होना चाहिए, मतलब उसका एक डेफिनेटिव मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हर प्रोविज़न का एक डेफिनेट और फिक्स मीनिंग होना चाहिए। और मीनिंग अगर एम्बिगुइश यानी दोहरा या अनक्लियर हुआ तो जज अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। क्यों ज़रूरी है? क्लियर मीनिंग से लॉ का मिसयूज़ नहीं होता है। जुडिशियल डिस्क्रिप्शन यानी जज का अपना डिसीजंस लिमिट में रहता है। एग्जाम्पल, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का एग्जैक्ट स्कोप क्लियर ना हो तो हर जज अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल सकता है, ये कन्फ्यूजिंग पैदा करेगा, ठीक है। सिंपल वर्ड में क्या होता है, हर रूल का एक फिक्स मतलब होना चाहिए ताकि सब लोग एक ही सेंस में समझें। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब ये हर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर करे, गवर्नमेंट के पावर से लेकर सिटीजन्स के राइट तक। क्यों ज़रूरी है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन इनकम्प्लीट हुआ तो नए इशूज़ पे डिस्प्यूट बढ़ेंगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट ने सबको रोल और पावर क्लियर हो जाते हैं। एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाने का, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट में, और जुडिशरी राइट्स, ड्यूटी, इलेक्शंस, इमरजेंसी में सब कुछ इंक्लूड है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही सब कुछ लिखा हुआ है, लेजिस्लेचर का काम क्या होगा, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा, जुडिशरी का काम क्या होगा, राइट्स क्या है सिटीजन्स के, ड्यूटी क्या है सिटीजन्स के, इलेक्शन कैसे होंगे, इमरजेंसी के टाइम पे कैसा होगा। इसलिए दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। सिंपल वर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर होनी चाहिए ताकि बाद में कन्फ्यूजिंग ना हो। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन देश के लोगों की नीड्स, कल्चर और कंडीशन के हिसाब से बना होना चाहिए। सूटेबिलिटी, हम सॉरी सूटेबिलिटी से बोलते हैं, सूटेबिलिटी नॉट कंडिशनलिटी। सूटेबिलिटी, देश का कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के नीड्स, कल्चर और कंडीशन से बना होना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? हर देश का हिस्टोरिकल, सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड अलग होता है। अगर किसी और देश के मॉडल कॉपी किए हैं तो वो शायद फिट ही नहीं होगा, क्योंकि हर देश का तो कल्चर अलग होता है ना, इसके वजह से। एग्जाम्पल समझ लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेरिकन राइट्स और द लोकल इंडियन ट्रेडिशन सबको मिला के एक सूटेबल फ्रेमवर्क बनाया है। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से आया? ब्रिटिश आया है। अमेरिकन राइट्स, जो इंडिया में राइट है ना, ये राइट्स अमेरिका से कॉपी किया गया है। और जो लोकल जैसे पंचायती राज हो गई, ये लोकल इंडियन ट्रेडिशन ने सबको मिला के एक सूटेबल फ्रेमवर्क बनाया है जो भारत के लिए परफेक्ट है। सिंपल वर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश के लोगों के लिए फिट होना चाहिए, फॉरेन सिस्टम का एग्जैक्ट कॉपी नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से उसको फिर एडजस्ट करो। सिक्स पॉइंट क्या कहता है, स्टेबिलिटी आनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें बार बार चेंज यानी अमेंडमेंट करना ईजी नहीं होना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? अगर रूल बार बार बदलेंगे तो लोग उसका रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे। स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन से देश में लॉ और ऑर्डर बना रहता है। एग्जाम्पल समझो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पॉसिबल है लेकिन हर चीज़ आसानी से नहीं बदली जा सकती है। इससे बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी बना रहता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी बना रहता है। सिंपल वर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए ताकि कोई भी उसे अपनी मर्जी से बदल ना सके। सेवन्थ पॉइंट क्या कहता है,
अडेप्टेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो टाइम के साथ बदलती कंडीशन के हिसाब से अडॉप्ट हो सके। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सोसाइटी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा तो वो आउटडेटेड हो जाएगा। एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रोसेस आर्टिकल 368 दिया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर नए लॉज ऐड या अपडेट किए जा सकें। सिंपल वर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो नए ज़माने के हिसाब से बदल सके, लेकिन अपना जो मूल यानी जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल को तोड़े बिना। तो ये था पूरा 7 पॉइंट, ये कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए। अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग पर बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, जैसे उसका बनने का तरीका क्या है, लिखने का फॉर्म क्या है, अमेंडमेंट का मेथड क्या है, पावर शेयरिंग सिस्टम क्या है, उसका गोल क्या है। चलो एक क्लासिफिकेशन को सिंपल समझते हैं। देखो, इवॉल्व एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस से बनता है। इवॉल्व होता है ना, धीरे धीरे इवॉल्व होगा, ये इवॉल्व हुआ, फिर ये इवॉल्व हुआ, फिर ये धीरे धीरे इवॉल्व होगा। ये क्या होता है? स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस से बनता है, मतलब समय के साथ कस्टम, ट्रेडिशन या जुडिशियल डिसीजन से डेवलप होता है, धीरे धीरे डेवलप होगा, इवॉल्व होगा। ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं होती है, यानी असेंबली के हिसाब से नहीं होती है कि असेंबली ने एक बना दिया तो वही हरदम रहेगा, ऐसा नहीं, ये धीरे धीरे इवॉल्व होगा। इसको क्यूमुलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि ये देखो, ये थोड़ा एलिमेंट है, फिर थोड़ा 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 और मिला के एक बड़ा एलिमेंट बन जाएगा, फिर थोड़ा 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 मिला के और एक बड़ा एलिमेंट बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव, यानी छोटा छोटे पार्ट में फिर एकदम बड़ा बन जाता है। एग्जाम्पल, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा हुआ नहीं है बल्कि इसकी कस्टम, कन्वेक्शन या कोर्ट डिसीजंस पर होती है। जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कहीं लिखा नहीं गया है, वहाँ के जो कस्टम होते हैं ना, कन्वेक्शन यानी जो परंपरा है, और जो कोर्ट का डिसीजन है उसके हिसाब से वो मतलब इवॉल्व होता रहता है, वहाँ पे रिटर्न नहीं है। तो सिंपल वर्ड में कह रहा है कि इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन एक नेचुरली डेवलप सिस्टम होता है जो टाइम के साथ बढ़ता रहता है। और बी क्या कहता है? इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ऊपर हमने पढ़ा कि इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और आप पढ़ेंगे इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ये डेलिबरेटली एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के द्वारा लिखा अडॉप्ट किया जाता है। मतलब इसको एक असेंबली रहती है, असेंबली मतलब ग्रुप ऑफ द पीपल लेंगे और इसको इन लोग मिलकर एक बुक बनाएंगे। ठीक है, एक बुक बनाएंगे, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक असेंबली यानी ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर बनाते हैं, और जो इवॉल्व होता है वो कस्टम कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पे होता है। तो इनएक्ट का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ द पीपल मिलके बना रहे हैं एक बुक को, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ये एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, डॉक्यूमेंट मतलब बुक के फॉर्म में होता है। इसको कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है। कन्वेंशनल मतलब कि एक बस बुक की तरह है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाई गई है, असेंबली यानी ग्रुप ऑफ द पीपल के द्वारा बनाया गया है। सिंपल वर्ड में इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एक प्लान डॉक्यूमेंट होता है, समझ में आया ना, एक बुक की तरह, जो एक स्पेसिफिक ग्रुप के द्वारा यानी असेंबली के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, अब इसका और मतलब कैटेगरी में पढ़ते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसमें सारे प्रोविजन एक सिंगल डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं, एक बुक है, इसमें सारे के सारे प्रोविजन लिखे गए हैं। इसको एक स्पेशल बॉडी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाती है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ये ऊपर पढ़े ना हमने, इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन की तरह होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भी असेंबली बनाती है। इसको डॉक्यूमेंट्री या कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, डॉक्यूमेंट्री या कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जैसे इंडिया का हो गया, यूएस का हो गया, फ्रांस, जापान, कनाडा का हो गया। ठीक है, सिंपल वर्ड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब के फॉर्म में होता है, बोलो ना किताब के फॉर्म में, जिसमें हर रूल क्लियरली लिखा होता है। ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसमें ज़्यादातर प्रोविज़न लिखे हुए डॉक्यूमेंट में नहीं होते हैं, या देखो नहीं होते हैं। ये कस्टम, ट्रेडिशनल, जुडिशियल डिसीजंस और कन्वेक्शन के बेस पर होता रहता है। वहाँ की कस्टम क्या है, वहाँ की ट्रेडिशन, परंपरा क्या है, वहाँ का जुडिशियल डिसीजन क्या दिया है, उसके हिसाब से वो धीरे 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 एवॉल्व होगा। इसको नॉन डॉक्यूमेंट्री या अनक्वालिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, सिर्फ यूके में नहीं है, न्यूजीलैंड में भी है, ये इजराइल में भी यही चीज़ें होती है। नॉर्मली हमको लगता है कि सिर्फ यूके में, नहीं, ये न्यूजीलैंड में भी है और इजराइल में भी है, ये नाम याद रखना। सिंपल वर्ड में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं होता बल्कि मान, प्रथा और आदत के बेसिस पर चलता रहता है। रिटन अनरिटन का डिफरेंस इवॉल्व और इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही होता है। इवॉल्व का मतलब क्या होता है? इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे परंपरा, अपने कस्टम और जुडिशियल डिसीजन से। इनएक्टेड का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ द पीपल यानी असेंबली, जो असेंबली के मेंबर रहेंगे उन लोग मिलकर एक बुक बना देंगे। तो वही चीज़ है ना कि रिटन और अनरिटन में वही सिमिलर मीनिंग ही हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखो, ये क्लासिफिकेशन लॉर्ड जेम्स बैरसी ने दिया था। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसमें चेंज करना यानी अमेंड करना नॉर्मल लॉ के जैसा पॉसिबल नहीं होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है? इसको जल्दी बदला ही नहीं जा सकता है, नाम ही कह रहा है रिजिड। रिजिड का मतलब है कि इसको जल्दी बदल नहीं सकते हो, नॉर्मल लॉ से तो बिल्कुल नहीं बदल सकते हो, उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर लॉ फॉलो करना पड़ेगा।
इसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या ऑर्डिनरी लॉ में डिफरेंस रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑर्डिनरी लॉ में। समझ में आया? ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है एकदम, मतलब इसको जल्दी बदल नहीं सकते। एग्जांपल क्या है, जैसे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसको इजीली बदल नहीं सकते हो, उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सिंपल वर्ड में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए स्पेशल प्रोसेस होती है, बस इतना समझ लो। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें जिसमें सेम प्रोसेस को अमेंड किया जा सकता है, जैसे ऑर्डिनरी लॉ को बदलते हैं। मतलब इसको ऐसा समझ लो, फ्लेक्सिबल को ईजिली बदल सकते हो, इसमें स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती है। इसको इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इलास्टिक मतलब जल्दी से बदल सकते हो, ठीक है। जैसे यूके की हो गया, ये तो रिटर्न अनरिटन ही है ना, अनरिटन है तो कुछ भी बोल दो। न्यूजीलैंड की भी होगी क्योंकि यहाँ पे भी अनरिटन है। सिंपल वर्ड में फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से चेंज किया जा सकता है, पार्लियामेंट चाहे जैसे चाहे वैसे बदल सकती है, बस इतना समझ लो आसान भाषा में। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉम्बिनेशन है आप दो, ये रिजिड और ये फ्लेक्सिबल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी तरह ना तो रिजिड है ना तो फ्लेक्सिबल है। कुछ पार्ट सिंपल मेजॉरिटी से बदल जाते हैं तो इसको फ्लेक्सिबल बोल दिए, और कुछ पार्ट स्पेशल मेजॉरिटी से बदलते हैं तो इसको रिजिड बोल दिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें कि जो सिंपल मेजॉरिटी वाली चीज़ें हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ें ना सिंपल मेजॉरिटी से हैं तो बदल दोगे तो उसको फ्लेक्सिबल बोल दिया गया, और कुछ पार्ट स्पेशल मेजॉरिटी से हैं तो इसको रिजिड मान दोगे। यहाँ पे मतलब है कि रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल का कॉम्बिनेशन है, तो इंडिया केस में अलग है। इसीलिए केसी वेयर ने इसको कहा गया था सिंथेसिस ऑफ द रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये दोनों को मिला के बना है, ठीक है। ये रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को मिला के बना है, सिंथेसाइज बना दिया गया है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फेडरल एंड द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो क्या कहता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें पावर डिवाइड होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। जब भी फेडरल तुम्हें वर्ड ये दिख जाए, इसका मतलब है कि ये सेंटर है और ये स्टेट हो गया, ठीक है। स्टेट, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन की बात कर रही है। तो वही बता रहा है जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें पावर डिवाइड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इसमें पावर डिवाइड होती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं फेडरल और द यूनिटरी। फेडरल ये फेडरल होता है, यूनिटरी क्या होता है। देखो पहले फेडरल पढ़ते हैं। देखो दोनों अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंट होते हैं भाई, एक सेंट्रल लॉ होता है, एक स्टेट लॉ होता है, दोनों दोनों लोग अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंट होते हैं। बट इसका एग्जांपल देख लो, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही है। सिंपल वर्ड में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयर होती है सेंट्रल और स्टेट के दोनों के बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में शेयर होती है दोनों पावर। अब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें सारी पावर सेंट्रल के पास होगी। यूनिटरी मतलब यूनिटी है, समझो यूनिटी होगा, ठीक है। यूनिटी का मतलब है कि सारा पावर ऊपर रहेगा, उसके नीचे सारे लोग रहेंगे, ठीक है। उसके नीचे सारे लोग रहेंगे, मतलब यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी स्टेट गवर्नमेंट अगर होती भी है तो उनकी पावर सेंटर से मिलती है, मतलब ये सेंटर हो गया और ये स्टेट हो गया, ये स्टेट हो गया, इसको यहीं से पावर मिलेगी। वो मतलब सेंटर वाले डिसाइड करेंगे। एग्जाम्पल यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, इटली हो गया, ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी सेंट्रल यहाँ पे स्ट्रांग है। सिंपल वर्ड में यूनिटरी सिस्टम में सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, स्टेट सिर्फ उनके अंडर काम ही करती है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया क्वासी फेडरल है, यानी मिक्स नेचर का है। ये ना तो यूनिटरी है, मतलब यूनिटरी का मिक्स है, और प्लस ये अपना फेडरल का मिक्स है, दोनों का ये मिक्स है, इसीलिए इसे क्वासी फेडरल कहते हैं। क्वासी फेडरल का मतलब होता है कि आधा ही फेडरल है, ठीक है। ये बिल्कुल अमेरिका की तरह नहीं है एकदम कि फेडरल है, यहाँ पे क्वासी फेडरल है। यानी इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल स्टेट पावर डिवीज़न है, फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर होने का कारण इसे क्वासी फेडरल कहा गया है। समझ में आया। देखो यहाँ पे ये सेंटर हो गया और ये स्टेट हो गया, इन दोनों के बीच में पावर तो डिवाइड है, इसीलिए इसको फेडरलिज्म कहा गया। लेकिन यहाँ पे जो सेंटर है ना वो स्ट्रांग है, इसीलिए इसको यूनिटरी भी कहा गया। तो इसको यूनिटरी भी है और फेडरल भी है, तो दोनों का मिक्स हो गया, तो दोनों को सिंथेसाइज हो गया, वही बोला क्वासी फेडरल है। क्वासी मतलब दोनों का मिक्स है, ठीक है। अब प्रोसीजरल और प्रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो अकॉर्डिंग टू द इलोट बुलमर के हिसाब से क्या कहता है, प्रोसीजरल और द प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये मेनली गवर्नमेंट के लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। प्रोसीजर मतलब क्या होता है, प्रोसीजर का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप ना, ऐसा कुछ बोलते हैं ना प्रोसेस, वही प्रोसीजर मतलब लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ये बताता है कि पावर का लिमिट क्या है और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट कैसे प्रोटेक्ट होंगे। यानी ये देखो दो चीज़ें यहाँ पे, गवर्नमेंट का जो पावर बताता है, पावर को लिमिट करता है, और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसका मेन फोकस क्या होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रूल ऑफ लॉ होता है। एग्जाम्पल के लिए यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रोसीजर और पावर लिमिट्स क्लियरली डिफाइन है। यहाँ पे प्रोसीजर, जैसे अभी आपको कुछ भी काम करना है तो उसका एक प्रोसेसर होगा, प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को फॉलो ही करना पड़ेगा। तो प्रोसेस को जब फॉलो करोगे तो क्या होगा, पावर को लिमिट करेगा।
क्यों भाई तुम पावर को लिमिट करेगा? क्योंकि तुम बिना प्रोसेस के उसको तोड़ नहीं सकते हो ना। तो बोलेंगे ये देखो पहले स्टेप ये, पहला स्टेप ये कंप्लीट करो, फिर स्टेप ये कंप्लीट करो, फिर स्टेप ये कंप्लीट करो। आप जंप नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं पावर लिमिट है, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, वैसा बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजरल का मतलब समझो, प्रोसीजर वाला तो प्रोसेस के हिसाब से चलेगा भाई। सिंपल वर्ड में प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये बताता है कि गवर्नमेंट काम कैसे करेगी और सिटीजन के राइट कैसे सेफ रहेंगे। ठीक है, प्रोसेस बताता है ऐसा प्रोसीजर। और एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिर्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर नहीं बताता बल्कि सोसाइटी के कॉमन गोल और आइडियल्स भी सेट करता है। यानी प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब है प्रिस्क्राइब करना, प्रिस्क्राइब करना। प्रिस्क्राइब का मतलब है कि ये सोसाइटी के, उसमें कैसा बोलता था, उसमें सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर बताता है गवर्नमेंट का क्या काम है। ठीक है, इसमें बताता है गवर्नमेंट और सोसाइटी के लिए उसका गोल क्या है, उसके आइडियल्स क्या है, सेट करता है। जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, डेवलपमेंट, वेलफेयर, ये सब गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर नहीं बताता, यहाँ पे सोसाइटी का कॉमन गोल भी बताता है। ये कौन बताता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में सोसाइटी के गोल्स लिखे गए हैं, आइडियल्स हैं, जस्टिस के बारे में बात कर रहा है, इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ऐसे दो मतलब नाम दे देगा कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसपे गोल के बारे में लिखा होगा, फिर आइडियल के बारे में लिखा होगा, और आपको दे देगा ऑप्शन, ये प्रिस्क्रिप्टिव है कि ये मतलब कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आपको टिक करना रहेगा। बस ऐसे ही पूछता है। ये एक मॉरल और सोशल गाइड जैसा होता है। एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें डीपीएसपी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में क्या होता है, गोल लिखे होते हैं, गोल। और ये गोल को अचीव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। मतलब ये गवर्नमेंट है, उनको ये गोल दे देंगे कि भाई देखो वो गोल किधर लिखा है, वो गोल तो पहले डीपीएसपी में लिखा है, वो गोल में बता देंगे कि ये गोल तुमको अचीव करना है, तो वही डीपीएसपी में है। और वेलफेयर गोल भी दिए गए हैं। सिंपल वर्ड में प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट का मैनुअल नहीं है बल्कि सोसाइटी को गाइड करने वाला डॉक्यूमेंट भी होता है। तो ये होता है प्रिस्क्रिप्टिव का वो। ठीक है, तो हम यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम मिलते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।